छोटा वाला फोन दो। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? बताएंगे। अंजू कुमारी जी गुड इवनिंग। सुधीर गुप्ता जी मेरी वॉइस आ रही है? जरा कमेंट करके बताइए जब तक मैं अपनी पूरी सेटिंग कर लेता हूँ। सुधीर जी वॉइस ठीक है। चलिए हम लोग सेशन अपना शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन, और उसके बाद कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। बाकी जो भी छूटेगा, पहले मेन टॉपिक हमने शुरू कर दिए हैं, तो बाकी जो भी छूटेगा वो पूरा किया जाएगा। मतलब आप बिल्कुल पेशेंस के साथ में पढ़ते रहिएगा, परेशान होने की आपको किसी भी कीमत की जरूरत नहीं है। मैं अपना टाइम से काम पूरा करूंगा, ये मुझे भरोसा है, उम्मीद है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करिए, ठीक है ना। उसको मेहनत में कोई कमी ना रह जाए। बाकी सब हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। क्वेश्चंस देखिए, सॉल्यूशन जो अभी सेशन करवाएंगे सॉल्यूशन का, उसके क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डाल दिए। बहुत से लोगों की शिकायत है कि सर आप क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। सभी के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज लगे हुए हैं क्वेश्चन उसमें पड़े हैं, आप जाकर के एक बार देखिए, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि सर कहाँ पर है, तो आप कंटेंट में हमें पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये नहीं कि सर आपने डाले ही नहीं क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन लगातार डेली डालता हूँ, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर से शुरू करेंगे सेशन। सॉल्यूशन से पहले मैं, जैसे एज यूजुअल हम लोग काम करते हैं कि पहले पुराना सब कुछ रिवाइज करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर मल्टीपल चॉइस करेंगे। लेकिन पहले हमारा काम है रिवीजन करना। एक क्विक रिवीजन जो मैंने बनाया है, कंसेप्ट जो लेकर के चल रहा हूँ, क्या कल वाला क्विक रिवीजन कंसेप्ट आपको समझ में आया है, नहीं आया, बताइएगा। तो अगर मुझे लगता है कि उचित है तो मैं कंटिन्यू उसी के थ्रू करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा यहाँ सॉल्यूशन बन जाता है टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज ये पूरा डिस्कशन होगा, बताऊंगा। आज नहीं, मैं आपको, जी जी, मैं आपको प्रियाल जी मैं आपको बताऊंगा कि मैपिंग क्या है, मैपिंग कैसे करते हैं बताऊंगा आपको। बहुत ही स्टैंडर्ड, जैसे आप भी मैपिंग करती होंगी, लेकिन आपके मैपिंग में हमारे मैपिंग में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। मैं आपको एक मैपिंग भेजूंगा अभी बना करके। सॉल्यूशन जो है, ये टॉपिक में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। चौधरी जी, एग्जाम डेट तो 16 से 20 में है। अगर आपने शायद, अगर डाउनलोड अभी शायद नहीं हुए हैं एडमिट कार्ड, उन्हीं के बीच में कोई आपकी एक डेट आएगी, उन्हीं के बीच में कोई एक डेट आएगी। अभी कोई चेंज तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। इन सब बातों पे हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा हमारा आज है टॉपिक को डिस्कशन करना। क्या टॉपिक है? देखिए, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी। एक तो हमें कुछ छोटे छोटे टर्म, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन के वेट की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वहां पर सॉल्यूट का भी वेट काउंट हो जाता है, सॉल्यूट का भी वेट काउंट हो जाता है, और सॉल्वेंट का भी वेट काउंट हो जाता है। सर लैपटॉप पर वीडियो कैसे चलाएं सर? ये मैंने बता दिया। लैपटॉप पे आप पर जाकर के आपको क्या करना है, webclassplus.com आपको ओपन करना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्लास आईडी डाल दीजिएगा, और उसमें ऑटोमेटिकली फिर आप ज्वाइन द क्लास पे जाएंगे तो यहीं से लिंक हो जाएगा। क्लास LJQPZ, LJQPZ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इससे आप उसको कर सकते हैं। स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की है, इसलिए नहीं हो रही है जी। चलिए देखिएगा, LJQPZ, ये स्क्रीन, ये आपका हमारा कोड है।
तो जैसे हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट होता है, तो यहाँ पर दोनों का वेट ऐड करोगे सॉल्यूशन का वेट आपको मिल जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा। जैसे एक तो टर्म मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर ml में है। मोलैलिटी की जब मैं बात करूंगा, मोलैलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर स्मॉल m हो जाएगा, ये कैपिटल M होता है, ये सब पता है आपको, मैं इसलिए यहाँ स्पीड ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो रहेगा, यहाँ पर n तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर W1 हो जाएगा, जो W1 अगर ग्राम है, मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, मोलैलिटी के टर्म में आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन, जरा सुनते रहिएगा, एकदम फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन आपको चाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, चाई, उसके बाद मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, मान लो चाई ए निकालना है, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन चाई ए ही लिख देता हूँ, चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर चाई बी निकालना है, कुछ लोग एक्स भी बोलते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू जो है चाई ए प्लस चाई बी जो है वो बराबर हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए 1 के बराबर हो जाना चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी की कंटिन्यूएशन में एक टर्म जो हम अक्सर न्यूमेरिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ लिख दूंगा कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जी चौधरी जी बताइएगा, चौधरी जी बोलिए। बोलिए चौधरी जी। जी विपिन बोले। मैंने की है। देखिए यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। देखिए माइक की जरूरत तब पड़े तभी बोलिए, अदरवाइज तो आप लोग माइक ऑन करने के बाद नहीं बोलेंगे तो टाइम की वेस्टेज हो जाती है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, जब रखोगे तो ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये नॉर्मेलिटी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हम लोग निकालते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अगर कुछ लोगों को आते भी हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ लोगों को नहीं निकालना आता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है, बताइएगा यहाँ पर मास ऑफ या वेट लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप मास ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मास अगर किसी का निकालना है तो फिर एक पेंच फंस गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है मोलर मास हो जाता है, मोलर मास, मोलर मास हो जाता है डिवाइडेड बाई एन फैक्टर हो जाता है। और ये एन फैक्टर क्या होता है, फिर एक नई बात आई, एन फैक्टर जो होता है या तो किसी की एसिडिटी होगी, या तो किसी की एसिडिटी होगी, या किसी की बेसिसिटी होगी, या किसी का नंबर ऑफ चार्ज होगा, नंबर ऑफ चार्ज होगा, नंबर ऑफ चार्ज हो जाता है, नंबर ऑफ चार्ज किसका, कैटायन एनायन का हो जाता है, कैटायन और एनायन का हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो सकती है, एन फैक्टर में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म है, ये मुझे ज्यादा ना बताना पड़े तो ठीक ही है, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये टर्म हमको जानकारी में आने चाहिए, ठीक है ना, एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन भी मैंने अक्सर नोटिस किया कि किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ का रिलेशन भी आ जाता है, स्ट्रेंथ का रिलेशन भी आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर
स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू हो जाता है वही नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर हम लोग मोलैरिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाता है, बिल्कुल आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मोलैरिटी हो जाएगी, यहाँ तो नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी लिख लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हुआ मॉलिकुलर वेट अपॉन हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखिएगा तो नॉर्मेलिटी के साथ में रिलेशन निकल आएगा। भाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है पता है ना आपको, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है आपका, आपको अभी मैंने पीछे लिखवाया देखो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, लिखा ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा अपॉन हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी पॉसिबल है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, पॉसिबिलिटी गड़बड़ा गई, यानी कि यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर ये एक्चुअल में ये था नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखना था, इसका रिलेशन यहाँ से निकालना था नॉर्मेलिटी से, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, देखो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर तो ये आपकी मॉलिकुलरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट हो गया, तो वो नॉर्मेलिटी का रिलेशन निकले जा रहा था ऊपर, तो यहाँ पर हो गया नॉर्मेलिटी हो गई है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आप वैसे भी चेक कर लो ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वही आई ना, और स्ट्रेंथ क्या होती, अब लिखूंगा दोबारा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो जाएगी आपकी मोलैरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट, मोलैरिटी इनटू मॉलिकुलर मास, ये हो जाएगा। तो ये अगर मोलैरिटी के टर्म में रखना है स्ट्रेंथ तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में रखना है मोलर मास ये तो फिर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, दोनों का रिलेशन देखना है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में तो फिर आपके सामने ये रिलेशन रखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाई मिस्टेक में यहाँ कुछ बोल गया तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब हम लोग नॉर्मेलिटी किसी एसिड की निकालनी है तो भी एक रिलेशन, ये रिलेशन नोट कर लो यार, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ हो गया हमारा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मॉलिकुलर, यहाँ हो गया आपका मोलैरिटी इनटू हो जाएगा आपका, फिर होगा नॉर्मेलिटी है तो फिर यहाँ बेसिसिटी आ जाएगी, बेसिसिटी आ जाएगी, एसिड की है तो एसिड के साथ में बेसिसिटी होगी, और बेस का होता तो एसिडिटी लिखते, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ मोलैरिटी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी लग देना, मोलैरिटी क्योंकि रिलेशन ही निकाल रहे हैं ना, मोलैरिटी इनटू हो जाएगा आपका एसिडिटी, बेस की हमेशा एसिडिटी निकाली जाती है और एसिड की हमेशा बेसिसिटी निकाली जाती है, बाकी मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। इन कुछ सिंपल फार्मूले हैं जो कभी कभी ये ट्रिकी फार्मूले हैं, 2023 लिख रहा हूँ, रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा, मेरा वादा है आपसे, एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई टीचर नहीं लिखता, पढ़ के देख लेना, कोई नहीं लिखेगा, ये ऐसे नहीं लिख पाएगा, एक क्वेश्चन आएगा नहीं लोग मारने लगेंगे, मुझसे तय है। तो इन पे बेस एक क्वेश्चन तय है, बिल्कुल लगभग मिलना तय है। दूसरा एक रिलेशन ये भी पढ़ लेना, एक रिलेशन ये भी पढ़ लेना कि यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन एक और भी हमें याद रहना चाहिए, एक रिलेशन हमें और भी याद रहना चाहिए, N1 V1 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा N2 V2। इसी तरीके से एक रिलेशन और भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए जिसका नाम है M1 V1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका M2 V2। तो इस तरीके का रिलेशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कुछ काम चलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। ऐसे ही हमें एक टर्म पीपीएम भी याद रखना चाहिए, पीपीएम भी याद रखना चाहिए, मुझे ये रिवाइज करा इसलिए रहा हूँ, याद रहे, इसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर हमारे पास में है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये पीपीएम शॉर्टकट में बोला ही जाता है। अब मास ऑफ सॉल्यूट पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10⁻6 से होता है, ये 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर पीपीएम इज इक्वल टू हो जाता है, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट रख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाता है हमारा यहाँ पर टोटल मास, यानी कि मास ऑफ टोटल मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है,
और मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶ से। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ रिलेशंस आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा होगा रिलेटिव लोअरिंग। एक तो आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखो, पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखिए। यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको देखना पड़ेगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए डेल्टा पी, और ये क्या होता है पी नॉट माइनस पी, है ना, पी नॉट माइनस पी। कुछ लोग इसे पी नॉट माइनस पी एस भी बोलते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऊपर वाला पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो गई ना, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके, ये हो गया आपका डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है, ये किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो x2 अगर आप जानना चाहते हैं, सब लोग 12th में आपने पढ़ा होगा, तो x2 यहाँ पर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हो जाता है सॉल्यूट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर मान लो राउल्ट्स लॉ, ये तो तब काम कर रहा है जब हम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिला दे रहे हैं। जब दोनों अलग अलग कंपोनेंट हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए PA, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एक कंपोनेंट का निकालें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इनटू चाई ए हो जाता है। इसी तरीके से PB इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाई भी सबको पता है। टोटल निकालने, अगर हम P टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर PA प्लस क्या हो जाएगा आपका PB हो जाएगा। इस तरीके की कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको एक फार्मूला और भी याद होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में गिना जाता है, वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बता दूं, आपने पढ़ा होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू W2, केबी इंटू W2 अपॉन में आ जाता है आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलैलिटी है ना, तो यहाँ पर मोलैलिटी का मतलब हुआ W2 अपॉन M2 इंटू W1 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर केफ हो जाता है इंटू W2 हो जाता है इंटू 1, मेरी वॉइस आ रही है ना, W2 इंटू 1000 हो जाता है, मैसेज डाली, वॉइस आ रही है। यहाँ पर आपका M2 हो जाता है इंटू W1 आ जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस केवल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और हम लोग नोटिस करते हैं इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट के साथ में इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दूसरा केएफ जो होता है ये कहलाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और एग्जाम में आ भी सकती है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। अभी कुछ एक लोगों का मैसेज देख लूं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इन पे क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी भी होता है, डेल्टा टीएफ
इज इक्वल टू हो जाता है KF इंटू मोलैलिटी। तो ये रिवाइज मैं करा दे रहा हूँ, पूरा एकदम मस्त हो जाएगा आपका टनाटन, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरी चीज है, आपने एक फार्मूला और भी पढ़ा होगा कि होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, और यहाँ पर पाई इज इक्वल टू ये भी होता है, इसको ब्रेक कर दीजिए, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी N/V, फिर RT लिख सकते हैं। इसको और ओपन करना चाहें तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है W2 इंटू RT, और नीचे हो जाता है आपका M2 इंटू वॉल्यूम हो जाता है। एक तरीका ये भी लिखने का है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको और भी बताएंगे, अगर ये सब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी में हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेंट हॉफ फैक्टर को अप्लाई करते हैं, तो वेंट हॉफ फैक्टर को आई लिखते हैं। तो आई, अब अगर आई से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आई की वैल्यू 1 है, यानी आई की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब है ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन। तो उस समय हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, ये पाई इज इक्वल टू ICRT भी लिखा जाता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKB इंटू M भी लिखा जाता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM भी लिखा जा सकता है। ये सब चीजें पॉसिबल हैं, ये सभी चीजें पॉसिबल है, ध्यान देना पड़ेगा आपको इन चीजों पर। ये सभी हमारे लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और इन पर न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं, ऐसी भी संभावना बताई जाती है। और दूसरी चीज है, एक अगर चाहो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फार्मूला वो भी यहाँ पर यूज कर लो, डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू I/2 भी लिख सकते हैं। बाकी इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर में एक खास बात और भी ध्यान रखना पड़ेगी कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, मतलब उसको भी मैं बता ही दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, डिसोसिएशन होता है नीचे, और नीचे की तरफ होता है बिफोर। तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, और यहाँ पर नीचे आ जाता है टू बिफोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये फार्मूला भी बहुत एप्लीकेबल होता है, इस फार्मूले का भी आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऊपर रहती, ऑब्जर्व वैल्यू नीचे रहती, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला जो है बहुत जरूरी है आपको पढ़ लेना, ठीक। एक बात, दूसरी चीज आपको बताऊं, इन्हीं पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक बार इन सब फार्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी जो यूपी पीजीटी का पेपर देते हैं जो लोग, हालांकि इसमें नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन भी इसी से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं होती है। तो log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेप, ये पूछी गई है यूपी पीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय वाले में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मौका फंस रहा है तो मुझे बता देनी चाहिए। log P2/P1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H वेपोराइजेशन, ये एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, लेकिन चूंकि प्रेशर रिलेटेड होता है तो इसलिए इस टर्म को कभी कभी यहाँ भी पढ़ लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप केबी की फॉर्म भरे तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, और अगर यूपी पीजीटी का फॉर्म भरे हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो लोग एमपी से हैं, बाहर से हैं, वो तो यूपी का भरे ही नहीं होंगे, मान लीजिए 1-8% हो सकता है, लेकिन जो यूपी के अंदर रहते हैं वो अधिकतर यूपी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, और उनके लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना, ये चीज। देखिए, अब हम लोग जो वेंट ऑफ फैक्टर में चलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि अगर मान लो जो किसी का, सपोज कर लेते हैं, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो ये चीज, सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर उस समय कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने, सपोज कर लेता हूं कि हमने
जैसे आइस है, अगर आइस के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, जैसे ही आइस के अंदर सॉल्ट डाला तो वेप जो प्रॉपर्टी होगी आइस की उसका डिप्रेस कर जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस कर जाएगा, यानी कि जहां पर उसको जमना चाहिए उससे नीचे पे जमेगा, तो मतलब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इसलिए आइस पर जब सॉल्ट का छिड़काव किया जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, तो आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब आइस को उस टेम्परेचर पर जमना है जो टेम्परेचर उससे नीचे है, जिस पर आइस बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आइस मेल्ट होगी। तो ये डिप्रेस करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। जबकि अगर हम लोग पानी में, आप नोटिस करिए, यहाँ पर हम लोग वाटर ले लेते हैं, वाटर के अंदर सपोज करिए आपने सॉल्ट मिला दिया और इसको बॉईल कर लीजिए। जैसे ही बॉयल आप करना शुरू करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट करता है, बढ़ जाता है। अब आपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस आप मानते हो, तो इसमें अगर नमक मिला दोगे जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 101 हो जाए या 100 पॉइंट समथिंग हो जाए। पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्यों, रीजन आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर में पानी ले लिया, इस पानी में आपने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी डाल दी जो वोलेटाइल नहीं होती है, उस नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी के पार्टिकल ने इसके ऊपर लेयर बना ली। तो यहाँ से जब हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू की, तो इस हीट ने पहले तो इनको हटाने में एनर्जी खर्च कर दी, उसके बाद इसमें से वेपर्स बनना शुरू हुई। जब वेपर्स बनना शुरू हुई तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इक्वल होने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं भाइयों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पैदा भी करती हैं। अब आप नोटिस करिएगा कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू जो होती है हमेशा इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास एक फार्मूला होता है, जो नॉर्मल मोलर मास था वही एबनॉर्मल रह गया, तो मतलब आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन होगा नॉर डिसोसिएशन, दोनों बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 हो गई, आई की वैल्यू मोर देन 1 तभी आएगी जब नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा, अब नॉर्मल कम होगा मतलब डिसोसिएशन हो जाएगा। और आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाती है तो मतलब ऊपर की वैल्यू जो है वो कम हो, नीचे की ज्यादा, ये तभी पॉसिबल है जब एसोसिएशन हो जाए। तो ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेंगी, बाकी हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर वे में एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा, इसके बाद आगे की कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर कुछ टर्म ऐसे हैं जैसे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, इसी के बाद क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए ये पता, मतलब पीछे वाले टर्म एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था सर ये मैपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैपिंग प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, सॉल्यूशन जैसे ही मैंने चैप्टर पढ़ा तो सॉल्यूशन का मैं क्या करूंगा, एक A4 पेज ले लूंगा और इस एक A4 पेज पर मैंने टॉप पर लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा मैपिंग कंडीशन कैसे तैयार की जाती है, जैसे मैंने बहुत सारे मैपिंग कंडीशन तैयार करने की कोशिश की है और किए हैं, लेकिन क्या होता है वो सब प्रिंटेड फॉर्म में है। जैसे मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिया, अब सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, मुझे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले मुझे कंसंट्रेशन वाले टर्म पढ़ने थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितने भी टर्म है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज पीपीएम है, इसके बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज है ना, एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज एंड सो ऑन, जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म है उनको मैं यहाँ यूज कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म, मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में मैंने यहाँ मोलैरिटी लिख दी, यहाँ मोलैलिटी लिख दी, यहाँ मोल फ्रैक्शन लिख दिया, है ना। इसी के बाद हमने
कंसंट्रेशन टर्म में पीपीएम यूज कर लिया, तो मतलब इनको हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर छोटी सी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं बॉक्स में, यहाँ पर छोटी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं आप बॉक्स में। यहाँ पर देखिए ये क्विक रिवीजन नोट्स कहलाते हैं, और ये बहुत ही एट ए टाइम जब पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले एक रात पहले 25 पन्ने पढ़ने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सब साथ में रहता है। बस A4 की सीट यूज करना, बहुत ज्यादा लिख लोगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आपने वॉल्यूम परसेंटेज आपने यूज कर लिया, यहाँ पर मास परसेंटेज आपने यूज कर लिया, मास यहाँ पर मास वॉल्यूम परसेंटेज यूज कर लिया। इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज केवल कैलकुलेट कर ली, एंड सो ऑन। इस तरीके की सबकी डेफिनेशन आपने दे दी, तो ये आपके सिंपल टर्म सब यूज हो गए। अब सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की जब बात की तो यहाँ पर पहला टर्म आपने पढ़ना शुरू किया। सॉल्यूशन में नंबर 1 टर्म यूज किया आपने, जिसका नाम था सॉल्युबिलिटी। तो आपने सॉल्युबिलिटी को पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जब सॉल्युबिलिटी पढ़ना शुरू किया होगा तो तभी आपको तुरंत एक लॉ की याद आई होगी, जिसका नाम होता है हेनरी लॉ, है ना। हेनरीज लॉ पढ़ा होगा आपने, हेनरीज लॉ। जब हेनरीज लॉ पढ़ा होगा तो तुरंत इसके इफेक्ट भी पढ़े होंगे आपने, है ना, इफेक्ट भी पढ़ लिए होंगे। तो ये आपने पहली लाइन ये लिख दीजिएगा। दूसरा तुरंत ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ही दूसरा हिस्सा हमारा बन जाता है। यहीं से अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो सॉल्यूशन 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। मैं यानी यहीं पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में फिर डिवाइड करता हूँ। सॉल्यूशन को मैं चूंकि जगह नहीं, मैं यहीं से बाइफरकेट करता। सॉल्यूशन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक सॉल्यूशन मेरा आइडियल हो जाता है और एक हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाता है, नॉन आइडियल हो जाता है। नॉन आइडियल हो जाता है, ठीक है। मैं आपकी बात लुबना देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि हाईएस्ट वो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेंट ऑफ से, तो वही तो मैंने बताया कि हाईएस्ट कब हो जाएगा। मैंने अभी पीछे पूरी डिटेल आपको ये बताई, फिर भी अगर डाउट है तो मैं भी क्लियर करता हूँ। एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हमेशा राउल्ट्स लॉ को ओवे नहीं करता। तो यहाँ पर लिख देना डोंट ओवे राउल्ट्स लॉ, यहाँ लिख देना ओवे राउल्ट्स लॉ। ये इस तरीके से कॉलम आप 2 बना लेना, 2 कॉलम बना लेना। आपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों पढ़ लिए। जब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ता हूँ तो प्रॉपर्टीज में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आप पेज पे लिखेंगे बहुत मस्त बन के आएगा ये चार्ट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दिया गया कितने हिस्सों में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डिवाइड किया गया। नंबर 2 यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम मोलैलिटी। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि केएफ इंटू स्मॉल एम, और इसी तरीके से पाई इज इक्वल टू है CRT, पाई इज इक्वल टू CRT के टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं सॉल्यूशन के, उनको भी पढ़ लेना। जैसे हमारे सामने अगर आता है तो वेंट हॉफ फैक्टर आता है, वेंट हॉफ फैक्टर आता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी आप यहाँ पर समझा सकते हो। वेंट हॉफ फैक्टर जब पढ़ते हैं तो 2 टर्म फिर डिसोसिएट आ जाते हैं सामने, एक एसोसिएशन आ जाता है, एक हमारा डिसोसिएशन आ जाता है। एसोसिएशन जब आएगा तो एसोसिएशन को अल्फा एसो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़नी पड़ेगी यहीं पर, और यहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हमारे लिए एकदम टनाटन होती चली जाएंगे। आप पूरा चार्ट इसी वे में प्रिपेयर करेंगे, और इसके बाद जब ये लिखेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे तो इसका फार्मूला। तो अब आपका A4 पेपर पर ये पूरा सेटअप तैयार हो गया। मतलब आपको तुरंत के बिल्कुल हैंड टू हैंड रिवीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलेगा, और आप याद करके पेपर देने चले जाएंगे। तो मैंने एक आपको क्लू दे दिया कि मैपिंग कैसे की जा सकती है। और अगर आपने मान लीजिए हमारे पास में 16 चैप्टर हैं, तो 16 दूनी 32 मैप भी अगर बना दोगे तो 32 मैप पढ़ने में हार्डली 32 ही मिनट लगेगा नजर दौड़ाने में। 32 मिनट में आप एकदम इतना रिवाइज कर जाएंगे जितना रिवीजन के लिए आपको लंबा समय गुजारना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ट्रिकी कंसेप्ट होते हैं ऐसे कंसेप्ट जो हम लोग लगाते हैं। अब लुबना की बात का क्लियर कर देता हूँ। लुबना ने लिखा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और वेंट ऑफ फैक्टर में कैसे डिपेंड करता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू अगर 1 है
तो इसका मतलब हुआ कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है एग्जैक्ट जितना है उतना, अगर मान लीजिए कहीं पर सपोज कर लीजिए वेंट ऑफ फैक्टर अगर घटेगा बढ़ेगा तभी बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ेगा, उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क नहीं पड़ सकता है। क्योंकि अगर हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बढ़ जाएंगे भाई कंप्लीट, अगर आई की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाती, रुक जाइए पहले यहाँ समझिए, आई की वैल्यू अगर मेरी लेस देन 1 हो जाती है, लेस देन 1, और आई की वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है, तो मैंने अभी पीछे लिखा है लेस देन 1 तभी हो पाएगी जब एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल डाइमर या ट्राइमर बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे, जब डाइमर बना लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100% क्या होगा, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसके पीछे जो है रीजन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोली जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्लियर हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम लोग इसको डिसोसिएट कर देते हैं, यानी कि इसको डिसोसिएशन कर दिया, तो डिसोसिएशन का मतलब हुआ अब जो पार्टिकल हुए उनका मोलर मास भी घट गया, और जैसे ही मोलर मास घटा तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ घटने के चांस बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने का काम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन एक इसके साथ में एक फैक्टर और काम करना शुरू कर देता है कि जितना ज्यादा अगर इम्प्योरिटी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है तो वो फैक्टर भी यहाँ पर जिम्मेदार बन जाएगा, उस फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। अगर वोलेटाइल है, अगर वोलेटाइल है हमारा, देखिए ध्यान से, अगर वोलेटाइल हुआ तो वोलेटाइल के कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल के कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और नॉन वोलेटाइल की कंडीशन में, नॉन वोलेटाइल की कंडीशन में क्या कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पर चलिए इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं, और बाकी अगर अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कोई डाउट होगा तो लुबना बिल्कुल पूछना, ठीक है, फ्री है आप पूछने के लिए। चलिए जय हो गंगा मैया की, आ जाइए यहाँ पर, खुल जाओ बच्चा। देखो ये तो अनुशर्मा आ गए, पहली बात समझो, और दूसरी पन्ने पे आओ, भी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जो भी बोलना चाह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन हमारा आगे सामने, हाँ बोलो लुबना क्या कहना चाहती हो, कहो दिल की बात अपने, बोलिए। सर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है तो उसमें पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जैसे 4 ऑप्शन दिया है यहाँ, यहाँ तो पर इसमें आई की वैल्यू मैडम जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट के केस में सर उल्टा दिया है ना। नहीं ना, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हमें डिप्रेशन देखना पड़ेगा ना। सर जैसे जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो हाँ गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या है सर उसका उसमें भी वही है, उसमें भी वही कि मल्टीप्लाई उसका उतना ही कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही अच्छा कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके सर ठीक है। तो ये वाली आपने सॉल्व करके देखी थी आज नहीं? कर रहे थे सर, पूरा नहीं हुआ लेकिन हाँ, कर रहे इसलिए मैं एक दिन पहले ही लगा दे रहा हूँ, जिस दिन कराता हूँ फिर मॉर्निंग में ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा इसमें, ठीक है। हैं। ओके सर थैंक यू। ओके, चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब, अब आप देखिए जवाब इस बार स्पीड में दीजिएगा, जवाब जब आपने मैंने लगा दी है पहली तो समय ना खराब करिएगा, इसीलिए पहले लगा रहा हूँ कि भाई आंसर सीट आपको डाल दी है, सब कुछ डाल दिया, फिर भी आप नहीं लगा रहे हैं तो मतलब फिर आप सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समय देखिए 28 लोग मात्र इस समय पूरे 125 लोग बैच में हैं, और 125 में से केवल 25 ऑनलाइन है, 100 लोग गायब है इसमें से। मतलब पीजीटी की तैयारी का मतलब पीजीटी की तैयारी होती है, ये नहीं कि हलवा है कि मुंह चलाओगे खा लोगे। 70-80 हजार की सैलरी ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको। 80 हजार सैलरी, देखो 80 हजार की सैलरी पाने के लिए कम से कम 80 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा टोटल महीने भर में। चलिए देखिए यहाँ पर, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 7.1 ग्राम ऑफ द Na2SO4 इन 100 ml ऑफ द वाटर। बताइए आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट का अनमोल यादव ए है, फर्स्ट का अनमोल यादव फर्स्ट का ए है। चलिए मान ली आपकी बात कि फर्स्ट का ए है, और कोई बताएगा? फर्स्ट का ए बता रहे हैं अनमोल जी, अनमोल जी फर्स्ट का ए बता रहे हैं, कोई और सज्जन पुरुष है ना
जो भी हो बताएं, दूसरे लोग लुबना फर्स्ट का सी बता रही हैं। आंसर सीट आपके पास में, इसलिए आंसर सीट देख करके ना बताइएगा, आंसर सीट देख करके ना बताइएगा, तरीका बताइए, बस तरीका बताइए, हम समझ जाएंगे कि आप सही लगा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। नहीं सर, फर्स्ट का सी नहीं, अनमोल कह रहे हैं फर्स्ट का सी नहीं है। अनमोल, अगर हम लोग सॉल्व करें ना तुम्हारी ना हमारी, जिसका भी आंसर आएगा भी एक्यूरेट पता लग जाएगा। देखो मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट हो गया 7.1 इंटू 1000, हमें लिखना ही लिखना है, वो तो आंख बंद करके लिखना है। मॉलिकुलर वेट जो होता है वो Na2SO4 का 142 होता है, तो 142 मल्टीप्लाइड बाई हो जाता है कितना ml है, 100 ml। तो जय हो गंगा मैया की, यहाँ काट दो इसे, और ये हो गया आपका 710, 142 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं इसे 5 टाइम्स करता हूं तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, निकालो भाई, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा। 0.5 ही आएगा, सही है, 0.5 ही आएगा, 0.5 आएगा। कुछ डेसिमल का कुछ फर्क लग रहा है, क्या बात है, कुछ गलती हो रही कहीं पर। 1000 मैंने सही तो लिखा है, 1000 कट गया, ये डिवाइड हुआ, ये 710 हो गया, तो ये 5 का थर्ड ही आ रहा है, नहीं थर्ड ही आ रहा है जी, आंसर तो थर्ड ही आ रहा है, यही आ रहा है 0.5। दो नहीं आएगा, 0.5 आए, 1 मोल तो ये तो दो तो आएगा ही नहीं, है ना। इसको डिवाइड करके देखो जरा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, पता लग जाएगा। 7.1 70, सॉरी मैंने यहाँ जीरो बढ़ा दिया, ये इतना रहेगा, इतना तभी आएगा। मैं भी कंफ्यूज था ना कि ऐसे तो 5 मोलर आ रहा है ना, 0.5 तभी आएगा, ये मल्टीप्लाई 71 हो जाएगा। ठीक है रश्मि पंकज जी, समझ गया। चलिए इसके बाद चले आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। एसिटिक एसिड, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिकुलर मास। अगर बेंजीन में घोलोगे तो फिर मॉलिकुलर मास जो है कितना हो जाएगा, एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिकुलर मास इतना आएगा 120, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। 0.5 आ रहा है, ठीक है रश्मि जी, 0.5 ही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, 71 को डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आ रहा है। थर्ड पे चले आइए, इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में थर्ड ऑप्शन है, इसलिए एसिटिक एसिड जो है डाइमर बना लेता है। मैंने भी बताया था एसिटिक एसिड डाइमर बनाएगा, कैसे बनाएगा वो भी ऐसे बता दे, ऐसे, ठीक। ये एसिटिक एसिड जो होती है ये डाइमर बना लेता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद थर्ड वाले पे चले आइए, थर्ड वाला क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी निकाल दीजिए जल्दी से, थर्ड वाले की नॉर्मेलिटी निकालिए, थर्ड वाले की नॉर्मेलिटी निकालिए फट से, यानी कि वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला बता दूं, जुगाड़ भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर टन वाली जुगाड़ बताऊंगा, एकदम मस्त वाली, मजा आ जाएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में हो जाता है आपका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाता है, नहीं इक्विवेलेंट वेट ही रहता है बस, नीचे तो कुछ होगा नहीं, इतना ही करिए निकल आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगी इसमें। और अगर मान लीजिए मोलैरिटी के रिलेशन पूछा जाए तो मोलैरिटी के केस में हो जाता है यहाँ पर वेट परसेंट, वही मास परसेंटेज जिसे आप लिखते हो इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में हो जाता है मोलर मास, अपॉन में हो जाता है मोलर मास। झम्म से आंसर निकालो, थर्ड वाले का आंसर फोर्थ आएगा। चलिए सही है, रश्मि लुबना ने निकाला है, ऐसे सॉल्व किया करिए। पहले डाल देता हूँ सीट, स्पीड भी मेंटेन रहेगी इससे। आपने सीट शायद ढूंढ ली होगी लुबना, सीट डाउनलोड हो रही थी नहीं, डाउनलोडिंग हो रही नहीं, हाँ बोलो एक बार, बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि अनुसार झूठ बोलना है सच बोलना है। लुबना सीट डाउनलोड हो रही है, मर्दन सिंह जी सीट डाउनलोड हो रही है, रश्मि पंकज जी सीट डाउनलोड हो रही कि नहीं हो रही, एक बार हाँ और ना बोलिए, नहीं हो रही है। रश्मि पंकज कैसे मिलेगा क्वेश्चन, लो और आफत और समस्या, लुबना तुम्हें कैसे क्वेश्चन मिले बताओ, नहीं हो रही है। चलो बाकी अभी और से देख रहा हूं।
देखिए मैंने इस पे PDF देखो हो रही है, नेहा ने देखा है हो रही है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो, आप लोग कर नहीं पा रहे हो। यस सर, मर्दन सिंह जी भी यस सर बोल रहे हैं। लुबना पहले से सीट है मेरे पास, ठीक है हो रही। रश्मि पंकज जी भी लिख रही है हो रही है, पहले नहीं बता रही थी हो रही है। चलो पहले नाराज थे, बोले नहीं सर की बेइज्जती करो। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चौधरी सेकंड क्वेश्चन में नहीं, कुछ नहीं करना। एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिक्यूलर मास। अब एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ना, तो 160 + 60 120 आएगा ना, इसमें ज्यादा क्यों सोचना है भाई। चलिए थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाले का आंसर बताइए जल्दी से। फोर्थ वाले का बताइए। स्मिता गौतम आप मुझे फोन करिएगा, नहीं हो रही। फोर्थ वाले का फोर्थ बता रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, आयनिक कंसंट्रेशन और फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ का 1 लगा रहे हो, नहीं भाई फोर्थ का 1 तो नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। थर्ड लगाइए फोर्थ का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, याद रहना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आपका हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे बता दो तो देखो, पाई इज इक्वल टू CRT तो देखा होगा, CRT तो सुना होगा, तो पाई पे ये टेम्परेचर पे ही तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चले आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM हो जाता है। जहां I की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो I की वैल्यू यहाँ ज्यादा क्या आ रही है, यहाँ पर एक Ba आयन बन रहा है तो Ba डाई पॉजिटिव बन रहा है, और 2 Cl नेगेटिव बन रहे हैं, मतलब टोटल 3 बन रहे हैं। यूरिया डिसोसिएट होती नहीं, 1 बनेगा। ग्लूकोज डिसोसिएट होता नहीं, 1 बनेगा। और यहाँ पर यानी कि 5 का फिर यही आएगा, NaCl में 2 बनेंगे, सबसे ज्यादा यहीं पर आ रहे हैं, यानी कि 2 बनेगा। 6 पे आइए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट। तो 6 वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूँ ध्यान से, तो यही मुझे गलत दिख रहा है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जबकि यहाँ डायरेक्टली दे रखा है, तो ये गलत हो गया छठे का। 7th वाले पे चले आइए। 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th कह रहा है, द राउल्स लॉ ओबेड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ जो मैंने रिवाइज कराया उसी में से क्वेश्चन फंस भी रहे, इसमें से फंस भी रहे। तो यहाँ पर आइए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यही तो है गलत स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया ना। द वेपर प्रेशर गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। सॉल्यूट पे होता है ना वेपर प्रेशर ऑफ, if the Raoult's law obeyed the vapor pressure of the solvent in a solution। अच्छा सॉल्यूशन की बात हो रही, सॉरी, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। सॉरी, 7th का फर्स्ट ही होगा, क्योंकि अगर मैं नॉन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही होती तब ये वाला हो जाता, तो सेकंड वाला हो जाता। मर्दन सिंह जी सेकंड वाला हो जाता। मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1.86। 1.86 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलर डिप्रेशन पॉइंट है। तो ये आगे कह रहा है कि, देखो क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है पर 1000 ग्राम ऑफ द वाटर 0.2 मोल ऑफ द यूरिया डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर विल प्रोड्यूस द लोअरिंग इन फ्रीजिंग, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा मर्दन सिंह जी, बताइएगा 8th वाला क्वेश्चन आप बताइए। 8th का क्या पॉसिबल, फिर दोबारा दिखाई दे रहा हूं, देखिए। मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 1.86, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अगर आपसे कहा जाए तो KF की वैल्यू जो है 1.86 दे रखी है। सॉल्व कर दीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है,
वाटर विल प्रोड्यूस द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लोअर होगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल दीजिए, के एफ इंटू मोलैलिटी हो जाएगा। जो आंसर आए बताइए जल्दी से, बताओ इर्थ वाले को बताओ फटाफट। मैं आंसर शीट से टैली कर लूंगा, जल्दी बोलिए आप आंसर। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मर्दन सिंह जी, नेहा जी, बाकी सब सो गए क्या यार? बहुत जल्दी से बताइए, नहीं रिप्लाई दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कैलकुलेशन स्टेप में जो आंसर आ रखा है वो आंसर मात्र बहुत ही छोटा आया है। इसका मतलब 0.3 दे रखा है। 0.3 केवल यहीं पर है, सेकंड वाले में है। 0.3 सेकंड वाले में है। अब वैल्यू पुट करिए फार्मूला। आप पूछोगे सर आपने डायरेक्ट आंसर कैसे टिक कर दिया? अरे भाई, मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की जो होती है वो क्या होती है, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ लगा दूं क्या, लगा दूं इसका आंसर? आप लोग बोल नहीं रहे हो। देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 1000, मतलब अगर इतने न्यूमेरिकल में मुझे मेहनत करनी पड़ी तो गड़बड़ा जाएगा। M2 इंटू W1 हो जाएगा। सब वैल्यू दे रखी है, फटफट आंसर रखो, कैलकुलेट कर दो। मैंने तो कैलकुलेशन भाई न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो 2-4 के कैलकुलेशन भी साथ में रखूंगा ना। चलो देखता हूँ कौन मुझसे चोंचे लड़ाने का मन में है। कोई नहीं है। 2-2 तो अभी किसी ने किया था, चलो कोई बात नहीं, 2-2 बाद में कर लेना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 9th वाले पे आइए। द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एनी कॉलिगेटिव, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे यार, है ना। 3 ही आ रहा है, 0.3 नहीं आ रहा है क्या? हाँ 0.3 ही आ रहा है, रश्मि पंकज जी कह रहे हैं बी का, ठीक है। रश्मि जी जय हो। चलिए 9th वाले का, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द केसीएल टू दैट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इज नियरली। अरे भैया रेशियो है, नियरली कितना होगा, नियरली कितना हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा। देखो द रेशियो ऑफ केसीएल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी देखोगे तो कॉलिगेटिव 100% डिसोसिएट है, शुगर होगी नहीं, तो इसका मतलब वो आधा ही रह जाएगा। तो इसका इसमें 2 मोल बन रहा है, इसमें 1 ही मोल बन रहा है, तो 0.5 तो हो ही जाएगा। 9 वाले का आंसर निकाल लीजिए। 9th वाले का नहीं, यानी कि केसीएल में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, सॉरी 2 आएगा आंसर इसका। 9th वाले का तीसरा आएगा, हाफ नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, यानी इसका थर्ड हो जाएगा। 9th का सी, वेरी गुड, नाइस, 9th का सी हो जाएगा। फॉलोइंग सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर विल बी आइसोटोनिक है। आइसोस्मोटिक भी लिख सकते हो, आइसोटोनिक लिखो ज्यादा बढ़िया, गलत छप गया, आइसोटोनिक होगा, या आइसोस्मोटिक भी होता है, ठीक है। तो ध्यान नहीं, आइसोमोटिक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका सेम हो, ऐसे समझिए आप बात को। तो 10th वाले में जिसकी मोलैरिटी चेक कर लीजिए, मोलैरिटी चेक कर लीजिए, आंसर पता लग जाएगा। थर्ड 10 वाले का बोलिए, 10th वाले का बोले सब लोग। जिसकी मोलैरिटी सेम आएगी वही आएगा आंसर, जिसकी मोलैरिटी सेम आएगी वही आएगा आंसर। चीनी निकाल लीजिए, चीनी और ग्लूकोज का निकाल लीजिए। यहाँ 0.1 है या 3.2 है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। चीनी का निकालिए और केन शुगर का निकालिए, फर्स्ट नहीं आएगा भैया। 3.42 ग्राम ऑफ द केन शुगर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर एंड 0.1 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इन 0.1 लीटर ऑफ द वाटर आएगा। बी, यस, वेरी गुड नेहा गंगवार जी, बहुत सुंदर बेटा। इसके बाद 11वें पे आ जाते हैं हम लोग, बहुत सही। अब आप बताओ इसे कैसे निकाला। चलो बाकी लोग सोच रहे होंगे यार लग गया आंसर, सर आगे भाग गए। आपको बताना चाहूंगा दोनों के लिए आप सबसे अच्छा है मोलैलिटी निकाल दीजिए। अगर मोलैलिटी की वैल्यू सब, सॉरी मोलैरिटी बोला, मोलैरिटी निकालिए, मोलैरिटी ऑफ केन शुगर निकालिए तो आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से मोलैरिटी ग्लूकोज के निकालो, अगर दोनों की मोलैरिटी सेम आती है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की मोलैरिटी निकाल के चेक कर लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा क्या आ रहा है, क्या अनुसार सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। What would be the freezing point of the aqueous solution containing 17 ग्राम of the दारू in 100 ग्राम of the water? बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, पता लग जाएगा खट से। 11वां क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें वही है कि डेल्टा टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ निकाल के बताइए।
मर्दन सिंह जी बताइए 11 जल्दी। आप लोग अब इसको, इस आंसर शीट को थोड़ा सॉल्व करिए। अगर आप इस आंसर शीट को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा। जल्दी करिए सॉल्व इसे। कुछ मतलब मैं ही सब बोलूंगा या आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, चलिए मैं ही बोलता हूँ। 11 में सबसे पहले आपको क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है, वही या डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मोलैलिटी निकालो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाता है आपका के एफ इंटू W2 इंटू हो जाता है आपका 1 एंड M2 इंटू W1 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर लीजिए जो भी आए। के एफ की वैल्यू कितनी रखी है, के एफ आपको पता होना चाहिए, वाटर का के एफ कितना होता है, शायद वाटर का के एफ जहां तक मुझे याद है 1.86 होता है, 1.86। चलो 1.86 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई W2 17 ग्राम हो गया, है ना, और इंटू 1000 हो गया। और आपका नीचे M2 का मोलर मास एल्कोहल का कितना होता है, 46 होता है ना। ये हो गया 12 दूनी 24 और 5 29 और 31 16, हाँ 30 16 46, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई W1 कर लीजिए, W1 कितना है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। तो ये और ये तो काट दीजिए, है ना, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। जो आंसर मेरा आ रहा है वो आंसर कैलकुलेशन में करके देखता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। यही आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, 0.69 आ रहा है, ठीक है। 11 का ये हो गया, चलिए शाबाश। 12 का बताइए, 12 का आंसर क्या आना चाहिए, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 12 का आंसर क्या होना चाहिए बताइए, अनमोल यादव जी, अनमोल यादव जी बताइए। देखो व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। आपने पूछा सर ये आंसर माइनस में कैसे आएगा, तो भैया मेरे लाल आंसर माइनस में इसलिए आएगा, यही तो बस, यही तो टीचर का काम पड़ता है, वरना तो फिर हर इंसान अपना काम कर ले। देखो बच्चा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है 0 माइनस 0.699, तो आंसर माइनस में चला जाएगा। फिर भी ऐसे ना समझ पाओ तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 होता है, जो ये आंसर आता है आपका, है ना, ये आंसर जो आएगा उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसमें से। तो घटाने का मतलब हुआ कि इसमें भी 273 जोड़ करके फिर घटा दीजिएगा, तब भी यही आंसर नेगेटिव में रह जाएगा। तो ध्यान देना, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है बालक। चलो इसे यहाँ पर इसे बेड़ा बेड़ा कर दूंगा आपके नीचे की तरफ। चलो ठीक है, सफाई हो गई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 12 वाला। बताइए 12 का आपने बताया है मुझे, 12 का फर्स्ट बताया है, तो 12 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, कैम्फर ही होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम इसी में हो सकता है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक्सपेरिमेंटल जो ओस्टवाल्ड एंड बाकर मेथड होता है, वाकर मेथड, WALKER बाकर मेथड होता है, वो डिटरमाइन करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात ध्यान दें कि इसका आंसर, तो कैम्फर जो होता है इसका मैक्सिमम केएफ की वैल्यू जो लगभग 40 होती है, कैम्फर की केएफ की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, इसीलिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी मैक्सिमम ही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13 वाला आंसर निकालिए, 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 13 वाला बताइए फटाफट, 13 14 15 के आंसर बताइए। 13 वाले को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन भी है, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। 13 वाला कर पाएंगे या मैं करके दिखाऊं? चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा सा टाइम खाएगा क्वेश्चन, लेकिन करवा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। देखिए क्या होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट जलवेदार क्वेश्चन है।
पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भाई 13 वाले में कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना पड़ेगा आपको, और एक्सपेरिमेंटल जब करते हैं तो ड्राई एयर वॉज पास सक्सेसफुली थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर 5 ग्राम आपका सॉल्यूट दे रखा है, 80 ग्राम आपका वाटर दे रखा है, तो यहाँ मैं W2 लिख देता हूँ छोटा छोटा 5 ग्राम, W1 लिख देता हूँ यहाँ पर कितना 80 ग्राम लिख देता हूँ। मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर M2 लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, M2 क्वेश्चन मार्क कर दिया। और यहाँ पर M1 जो है वो हमारा गंगा जल है, तो मतलब 18 हो गया, पानी है तो 18 लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब अब मास ऑफ सॉल्वेंट सब हो गया आपके सामने। तो इसका मतलब अब आपके सामने सिंपल सा ये है कि अब हम करें क्या। अब हमारे पास में एक फार्मूला है जिसका नाम है, देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, और वॉज द सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम, सॉरी कहाँ चले गए, ड्राई एयर वॉज पास थ्रू द सक्सेसफुली थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, हो गया थ्रू द प्योर वाटर। द लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन वॉज 2.50 ग्राम एंड द प्योर सॉल्वेंट इतना ग्राम। ठीक, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा W2 इंटू आपका हो जाएगा, W2 इंटू नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, W2 अपॉन M2, नीचे आ जाएगा आपका W1 अपॉन M1। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है ये वाला M2 निकालना है, ये पूछ रहा है ना, द मॉलिकुलर वेट ऑफ व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी M2 हमें क्वेश्चन मार्क में चला गया, ये वाला M2 हमें निकालना है। सब कुछ दे रखा है। अब हमारा पी नॉट माइनस पी एस कैसे पता लगेगा, यही पेज है भाई सब। पी नॉट माइनस पी एस, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना आप। जैसे कि मान लो किसी की सॉल्यूशन के वेट में लॉस कितना हुआ, तो यहाँ लिखता हूँ लॉस ऑफ वेट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेट में लॉस कितना हुआ वो दिया हुआ है, कितना सॉल्यूशन में वेट लॉस हुआ। तो लॉस जो आपका दिखाई दे रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट में लॉस कितना हुआ, लॉस इन प्योर सॉल्वेंट लिख लो, लॉस इन प्योर सॉल्वेंट लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। तो चाहे पी नॉट माइनस पी लिख दो, चाहे पी नॉट माइनस पी एस लिख दो, जो चाहे तो लिख दो। तो अब लॉस, टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस तो हमारा ये हुआ ना कि हम क्या करें, सबको जोड़ दें। तो पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी एस माइनस, और या फिर ऐसा करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर दो वेपर प्रेशर के। तो टोटल एक्चुअल में हमारे क्या समझ में आता है, हमारी समझ में ये आता है कि यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे ये लगता है ये सब चीजें जब जोड़ी जाएंगी तो इनमें जो चेंज आएगा वो कितने का आ रहा है, चेंज आ रहा है हमारा 0.04 का। तो इसका मतलब ये हुआ पी नॉट माइनस पी एस जो वैल्यू आई वो 0.04 ग्राम हो जाती है, एक बात। और ये प्लस पी एस कितना हुआ, पी एस हमारा दे रखा है सॉल्यूशन का पी एस हमारा 2.5 दे रखा है, तो यानी कि ये दिया 2.50। तो ये टोटल मिला के हमारा हो गया 2.50। ये वैल्यू हम लोग रख देंगे कहाँ पर, ये वैल्यू रख देंगे, दोनों चीजें हमें पता लग गई। ओके, ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू ये वाली हो गई, ये वाली वैल्यू ये जहां मैंने गोला बनाया है। और जो नीचे हमारा पी एस, भाई टोटल हमें पता है पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, पी नॉट की वैल्यू ये रख देंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा इस वाला। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके अब आप क्या करिएगा, इनकी वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। तो बताओ कैलकुलेट करके, यानी 0.04 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2.54। ये टोटल वैल्यू रख लीजिएगा, 2.54 जोड़ लीजिएगा, तो ये 2.54 हो गया, इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट हो गया आपका 5 ग्राम, कितना दे रखा है, 5 ही दिया है, 5 ग्राम, अपॉन M2 हमें निकालना है। W1 की वैल्यू हमें दे रखी है, W1 हमारा 80 ग्राम दे रखा है, और M निकालना है, M कितना है हमारा, M कितना है, सॉल्वेंट का 18 हो जाता है। तो ये सब पूरी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, M2 यहाँ निकाल देना, बस आंसर हमारा आ जाएगा। इतना काम कर लीजिएगा, आंसर मैच करवाइएगा। 13 का आंसर
जहां तक मेरे पास जो आंसर सीट दे रखी है, इस आंसर सीट में फर्स्ट दिया हुआ है 71 दिया हुआ। चेक आप एक बार कर लीजिएगा और आंसर को मुझे भेजिएगा कि सर ये आंसर इसका आ रहा है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन वाला था। यहाँ पर 14 वाले पे आइए। 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि a solution containing 8.6 ग्राम पर लीटर ऑफ द यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60 दे रखा है, ठीक है, was found to be isotonic with 5% solution। ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको करिएगा, फिर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम हम आपका ये कर दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पे जा रहा है। 14 क्या कर रहा है, आइसोटोनिक है ना, आइसोटोनिक है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 8.6 ग्राम पर लीटर। तो 8.6 ग्राम पर लीटर का मतलब हुआ 8.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हो गया 1000, ठीक है। तो 8.6 ग्राम पर लीटर में हमने निकाल दिया, तो ये हमारा कितना बचा, 0.86 ग्राम हमारा ये आ गया, ठीक है, 6 ग्राम, ये समझ लीजिएगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिया इन 100 ml हो गई है, अमाउंट ऑफ यूरिया इन 100 ml, अमाउंट ऑफ यूरिया इन 100 ml आ गई है। एक बात, अब हमारे पास रिलेशन पता है W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो W1 कितना है हमारे पास में 0.86 हो गया, और M1 कितना है, मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास हमारा हो गया 60। तो यहाँ 60 रख दीजिए, इज इक्वल टू W2 कितना है, W2 हमारा हो गया है, कितना दिया है W2, 5% का मतलब 5 ग्राम हो गया। और ये हमारा हो गया आपका, नीचे आ गया M2, M2 निकालना है। तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.86। तो ये होगा 5×30 300 बटे 0.86 हो गया। तो ये 13 का ये तो ठीक है, अनमोल 13 का यही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और डिवीजन में जो आंसर आ रहा है मेरी आंसर सीट में, वो आंसर सीट में फर्स्ट आ रहा है। तो इसका भी फर्स्ट ही ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका फर्स्ट आ रहा है। 13 का भी चेक कर लीजिएगा, ये डिवीजन आपके सामने है। ये डिवीजन 2 0 बढ़ा के डिवाइड करके आंसर बोलिएगा, अगर आंसर फर्स्ट आता तो ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लेंथी थे थोड़े से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज केमिकली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज केमिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होती है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है। an aqueous solution of the methanol in water has the vapor pressure, an aqueous solution of the methanol in water has the vapor pressure। 16 वाले का आंसर बताइएगा, इक्वल टू मोर देन होना चाहिए ना, an aqueous solution of the methanol in water, क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वोलेटाइल नेचर में होता है, वोलेटाइल नेचर में होता है। तो इसका मतलब मोर देन दैट ऑफ वाटर हो जाएगी, मोर देन दैट ऑफ। नेट प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं संजय जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लाइन पर बने रहिए, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। 17 क्वेश्चन पे चले, ये आंसर, ये सीट पहले मैंने पूरी लगा दी है, आप इसको कर सकते हैं। 17 वाले क्वेश्चन पे चले आइए, 17 वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और इसका सॉल्यूशन भी लेंथी ही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन सब लेंथी कैलकुलेशन के हैं, लेंथी कैलकुलेशन के हैं, आप कर सकते हैं इन्हें। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a solution containing 4 gram of the non-volatile organic solute per 100 ml was found to have osmotic pressure, ये दिया है, टेम्परेचर दिया है, मॉलिक्यूलर यार, तो इसमें पाई वाला फार्मूला लगा दीजिए, पाई भी इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT लगा दीजिए, या फिर पाई इज इक्वल टू लगा दीजिए n अपॉन n क्या, और इसे भी ऑपरेट कर दो, W2 अपॉन M2 इंटू V और ऊपर RT, ये लगा दीजिए आप, है ना। यहाँ से अब आपको सब वैल्यूज पुट करना है, सब वैल्यू पुट करने के बाद आप मोलर मास निकाल लीजिए, निकाल लेंगे ना, इसको भी निकालिएगा, और निकाल करके हमें आंसर इसका भी रिप्लाई आप करिएगा, ठीक। चलिए, तो ये बात अब ये भी आपके हिस्से में जाता है। 17वां क्वेश्चन मैंने फार्मूला लिख दिया है,
फार्मूले में वैल्यू पुट करके, यानी कि m2 आपको निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू W2 इंटू आपका RT हो गया, नीचे आपका पाई V हो जाएगा, वैल्यू पुट करना है, आंसर भेजना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, निकालिएगा। इसके बाद 18 पे चले आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। 18वां क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी वही सेम फार्मूला ऊपर वाला लगना है, लेकिन यहाँ पर पाई निकालना है। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू RT अपॉन W2 इंटू RT हो गया, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू RT, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर M2। तो यहाँ पर हो गया कंडीशन। उसके बाद द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पर कंडीशन हो गई आपकी 19 वाले की, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन बाय। बताइए इसमें, ये बताइए अपने आप। नाइनटीन वाला बताइएगा, 19। नाइनटीन का सेकंड, सुजीत जी 19 का सेकंड बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। 20 बताइए, 20 का, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, if the osmotic pressure of 1 molar solution of the following, ट्वेंटी का आंसर बताइएगा, 20 का आंसर, 20 का डी, 20 का डी, ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है नेहा। उसका 21 बताइए, 21, 21 का बताइए, 20 का फोर्थ हो गया, 21 बताइए। Which of the following will have the highest freezing point at 1 atmosphere? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 21 बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं बी होगा, यहाँ उल्टा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, नेहा बी बता रही, ठीक है, एग्जैक्ट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो ये चीज बता देना चाहूंगा आपको, यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ उल्टा चलता है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, सब 0.1 है, तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की नहीं बात कर रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तभी आएगा जब यहाँ पर उल्टा होगा, जी 0.1 लगाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबको क्लियर है। 22 बताइए, 22, 22 बताइएगा, 22 पे आइए। इन विच मोड, ठीक है, 22 का फोर्थ आ गया, एग्जैक्ट। 23 बताइए, 23, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू CRT,
प्रेशर इज इक्वल टू CRT। फोर्थ, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर था तो मोलैलिटी ही इंडिपेंडेंट होती है, मोलैलिटी तो डिपेंड हो जाती है। यहां पर ये भी हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लीजिए 24 पे आइए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24th क्वेश्चन देखिएगा। A property which depends primarily on the number of the molecules of a system and not on their nature, तो ये कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद a perfectly semi-permeable membrane when used to separate the solution from its solvent permits through the passage of 25th बताइएगा। पैसेज ऑफ सॉल्वेंट आएगा, केवल यहाँ पर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए। ठीक है, इन अ ट्रू सॉल्यूशन द नंबर ऑफ द फेजेस, ट्रू सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ फेजेस होती हैं वो आपको पता होने चाहिए, केवल एक ही फेज होती है, तो यहाँ पर सेकंड लगा लीजिए। अ पेयर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इज नोन एज, तो 27 वाले का आंसर आपको पता होना चाहिए। आइसोटोनिक होता है टू सॉल्यूशन के सेम कंडीशन में। 26 हो गया, 27 हो गया। इन अ ट्रू सॉल्यूशन द नंबर ऑफ फेजेस आर 3 नहीं होगी, 26 केवल एक ही फेज होती है, इसमें एक ही फेज दिखाई देती है। 26 वाले का सेकंड आंसर होगा। ठीक है, एट लो कंसंट्रेशन द स्टेटमेंट दैट, आगे देख लीजिए 30 पूरे होना चाहिए क्वेश्चन आज। At low concentration, the statement that equimolar solution under a given set of the experimental conditions have equal osmotic pressure is true for, तो 28 में का जो आंसर आएगा ये ट्रू फॉर जो होना चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए, यानी कि 28वें वाले का 2 होना चाहिए, 28 का बी बिल्कुल सही। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग NaCl टू बी 100%, तो 29 वाले का जो आंसर आएगा 100%, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू होना चाहिए IKF इंटू M। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 रख दीजिए, KF के वैल्यू 1.86 रख दीजिए, मोलैलिटी आपकी हो जाती है 1। जब मोलैलिटी 1 हो जाएगी तो आंसर जब आपका आएगा तो ये दुगना हो जाएगा, 2 6 12 2 6 16 17 2 3 1 2 और 1 3, तो 3.72 हो जाएगा। 3.72 घटा दीजिएगा तो माइनस का 3.72 बचेगा, सेकंड आएगा 29 का। 30 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड डिफ्यूज थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन, कौन से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होंगे? तो 30 वाले में कौन से मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकते हैं? फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि वो मोनोसेक्राइड्स में, बाकी सभी आपको दिखाई दे रहे हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड सो ऑन, हैवी मॉलिक्यूल लार्ज पार्टिकल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ रहा है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, फ्रक्टोज एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। उसके बाद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ द लेड नाइट्रेट इन वाटर बिलो वाटर विल बी, क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है 0 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिप्रेस कर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक सेम डेंसिटी, आइसोटोनिक की डेंसिटी सेम होगी, नॉर्मेलिटी, मोलर कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जानी चाहिए? सेम हो जानी चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की करेंगे। इसके बाद चले आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। 33 पे द मोल, यहाँ पे आ जाते हैं, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर द वाटर इज इतना दे रखा है, और इतना केन शुगर, इतने ग्राम केन शुगर लिया आपने, डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन विल फ्रीज, तो डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की वैल्यू 1.86 इंटू W2 की वैल्यू हो गई 342, और यहाँ ऊपर 1000 रखेंगे, नीचे M2 की वैल्यू भी 342 और इंटू 1000 नीचे भी आएगा ये, और ये कैंसिल कर दीजिए,
ये और ये कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल कर दिए, यही आंसर बचेगा और ये आंसर माइनस में चला जाएगा। तो 33 वाले का जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, द प्रेशर अंडर विच द लिक्विड एंड वेपर्स कैन को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सैचुरेटेड कहलाएगा। तो 34 वाले का इक्विलिब्रियम पर कंडीशन यही आएगी, इक्विलिब्रियम अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो होता है वेपर प्रेशर, कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, ये पूरी लगी हुई है सीट और इस सीट को आप देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे बता दे रहा हूँ आपको, इस सीट को आपको देखना पड़ेगा। बता दे रहा हूँ आपको, ये सीट आपको मिलेगी। फिर इंडिकेट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज में आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज में पड़ी हुई है, उसको लगाइएगा। इसके आंसर्स पड़े हुए हैं, कोशिश करिएगा इसको लगाने की। बाकी हम लोग अब डिटेल में कल बात कर लेंगे थोड़ी सी। हाँ लुबना बोलिए, कितने हो गए क्वेश्चन इसके, कितने हो गए थे? 50 तक हुए थे 50 हो गए थे, कितने जी। बचे? 100 एंड कितने हैं? सर अभी कल करेंगे यार। हाँ कल कर लीजिएगा, हो जाएंगे। सर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो राउल्स लाइक बताए थे आपने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो एग्जांपल जो है सर भूल जाते हैं, अच्छा कैसे उसकी, याद चलो किया उसको जाए? मैं उसकी ट्रिक मैं कल बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, याद दिलाना, शुरुआत के क्लास के शुरुआत में याद दिलाना। ओके सबको सर। सबको बताऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नेहा बोलिए। नेहा बोलिए। सर सर एक डाउट था सर, इसमें ये पूछिए। पूछना था केवीएस के एग्जाम में सर, केमिस्ट्री तो हमारी 80 मार्क्स की, जो ये 100 मार्क्स की जो जीएस पार्ट है, जैसे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये स्कोरिंग है या मतलब कंपलसरी है पासिंग के लिए? देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको बताऊं, ये कंपलसरी पार्ट बन गया है। इस समय पासिंग नहीं है इस समय, लेकिन 40% ही लोग मैक्सिमम निकाल पाएंगे इसे निकालने वालों की संख्या भी 40% ही होगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 80 में से कम 40 क्वेश्चन करने चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा इस पे, ओके है ना। और सर, अगर मतलब ये 40% अगर करेंगे तभी चेक होगा केमिस्ट्री का, ऐसा हाँ रूल इसमें भी? हाँ, नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रूल अभी, अब पिछले साल तो ये था रूल, लेकिन अब ये नहीं, अब दोनों कंबाइन के साथ चल रहा है। लेकिन आपको 40% जब तक कवर नहीं करेंगी तब तक पॉसिबल नहीं कि आपका कुछ हो पाएगा। 40% तो खींचना ही पड़ेगा। ओके ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जीके का इसके, तो ये क्वेश्चन ज्यादा लगाने की कोशिश करिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। ओके सर। ठीक।